मेरा नाम सारिका है। हम 2 भाई बहन थे और मैं अपने परिवार के साथ मुंबई जैसे शहर में रहती थी। अपने माता पिता के साए में मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल गुजर रही थी। मैं किसी ऐसे परिवार से नहीं थी जहां पर मुझे सपोर्ट नहीं मिला, बल्कि मेरे माता पिता ने मेरी हर ख्वाहिश को बचपन से ही पूरा किया था। मैं अपने माता पिता की लाडली बेटी थी। मेरा भाई भी लाडला था। हमारे माता पिता हम दोनों भाई बहन से बहुत प्यार करते थे। हमारी छोटी छोटी डिमांड्स को पूरी किया करते थे। मेरे माता पिता के लिए उनके दोनों बच्चे ही एक समान थे। उन्होंने कभी हम दोनों भाई बहन के साथ भेदभाव नहीं किया था। अपने दोनों ही बच्चों को उन्होंने अच्छे संस्कार दिए थे। मैं जितना पढ़ना चाहती थी उन्होंने मुझे पढ़ाया। मेरा भाई जो करना चाहता था उन्होंने उसको भी पूरा पूरा सपोर्ट किया। मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले मेरे पापा थे। मम्मी तो एक हाउसवाइफ थी। शुरू से ही उन्होंने घर गृहस्थी में अपने आप को बांध के रख लिया था। वो बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाया करती थी। हम सबका बहुत ख्याल रखा करती थी। घर के सारे ही काम मेरी मम्मी किया करती थी। पापा ने उनको कई बार बोला था कि मैं घर में नौकरानी लगा देती हूँ, मगर मेरी मम्मी फिजूल खर्ची से बहुत ज्यादा बचती थी। उन्होंने घर के खर्च को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ था। एक मेरी मम्मी ही थी जिन्होंने हमारे घर को स्वर्ग बना दिया था। हमेशा उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए थे। हमेशा मुझे सही और गलत के बारे में बताया था। मैं बहुत खुश थी और बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत अच्छे मिले, जिनके साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छे गुजरी। मैं खुद को भाग्यशाली समझती थी, लेकिन खुद को भाग्यशाली समझने वाली लड़की जब अपने ससुराल पहुंच जाती है तब उसकी कोई इज्जत करने वाला भी नहीं होता। मैं भी एक ऐसी ही ससुराल पहुंच गई थी जहां पर बेटी को तो बेटी समझा जाता था, मगर बहू को बेटी नहीं समझा जाता था। बहू और बेटियों में फर्क करने वाले लोग ये नहीं सोचते कि उनके आगे भी बेटी है। उनकी बेटी भी एक दिन अगले घर जाएगी और जो कुछ आप अपनी बहू के साथ कर रहे हो, एक दिन आपकी बेटी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। और जब आप अपनी बेटी को तकलीफ में देखोगे तब आपको अपनी बहू की तकलीफ का अंदाजा होगा। मुझसे बड़े मेरे भाई थे जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें शुरू से ही इंजीनियरिंग करने का बहुत शौक था, इसीलिए मेरे पापा ने उन्हें सपोर्ट किया और उनके शौक को पूरा करने में मेरी पूरी मदद की। मैंने MSW कंप्लीट किया हुआ है क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मेरे पापा ने बोला कि बेटा, तुम जितना पढ़ना चाहती हो पढ़ सकती हो, मैं तुम पर शादी का प्रेशर नहीं डालूंगा। हमारे समाज के ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसे हैं जो जवान होते ही बेटियों पर शादी का दबाव डालने लगते हैं। कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जो अपने सपने पूरा करना चाहती हैं, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि बस बहुत हो गया, बेटी जवान हो गई, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। शादी के बाद उसे रसोई को ही तो संभालना है, इसलिए उस पर शादी का दबाव डालना शुरू कर देते हैं और उनकी मर्जी जाने भी नहीं उसकी शादी कर देते हैं। लेकिन मेरे परिवार में ऐसा कोई भी नहीं था। मेरे पापा ने हमेशा मुझसे मेरी मर्जी के बारे में पूछा। मेरी मर्जी को उन्होंने सबसे आगे रखा। मैं जैसा चाहती थी उन्होंने वैसा ही किया और उन्होंने मेरे भैया के साथ भी वैसा ही किया जैसे मेरे भैया चाहते थे। मेरे भैया का करियर इंजीनियरिंग में था, इसलिए मेरे पापा ने हर तरह से भैया को इंजीनियर बनाने की कोशिश की। हम दोनों बहन भाई को इतना सपोर्ट किया कि हम दोनों उनकी बदौलत अपनी शिक्षा पूरी कर सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें और अपने ख्वाहिशों को भी पूरा कर सकें। उस समय मैं MSW कर रही थी। मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली थी तभी जोधपुर से मेरे लिए एक रिश्ता आया। वो हमारे रिश्तेदारों के कुछ दूर के रिश्तेदार थे जिनके थ्रू ये रिश्ता आया था। हम लोग तो उन्हें ज़्यादा करीब से भी नहीं जानते थे, लेकिन हमारे जो रिश्तेदार थे वो उनको बहुत अच्छे से जानते थे। वही लोग हमारे घर ये रिश्ता लेकर आए थे। वो मेरा पहला रिश्ता था। उन लोगों को मैं बहुत पसंद आ गई थी। उन्होंने मुझे कहीं शादी में देख लिया था। तभी से ही उन्होंने रट लगा ली थी कि हम इसी लड़की को अपने घर की बहू बनाएंगे। लेकिन अभी तो मेरा फाइनल ईयर चल रहा था। मैं इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती थी जहां मेरे पापा ने मुझे इतना स्पेस दिया था पढ़ने के लिए। वहां 1 साल हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता था। वो लोग मेरे पापा पर दबाव बना रहे थे कि हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई है, हम लोग आपके यहाँ से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। पापा सोच रहे थे कि अभी 1 साल और रह गया है, पहले रिश्ता है, देख लेते हैं लड़का कैसा है। इसलिए पापा ने लड़के वालों को बोल दिया था कि दोनों परिवार पहले एक दूसरे को जान लेते हैं। लड़के वाले हमारे यहाँ आ गए थे और उसके कुछ दिनों बाद मेरा परिवार भी जोधपुर चला गया था
और लड़के के परिवार से मिल लिया था। उनको मेरे पापा ने पूरी बात बता दी थी कि अभी हमारी बेटी MSW कर रही है और उसकी पढ़ाई का फाइनल ईयर चल रहा है। उसकी पढ़ाई के चलते हम उसकी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि जहां उसने अपनी शिक्षा को इतने साल दिए हैं वहां 1 साल और वह पढ़ाई पूरी करने में लगा देगी तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम चाहेंगे कि हमारी बेटी की पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद ही हम उसकी शादी करेंगे। लड़के के घर वालों ने कहा कि जी, हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप चाहे तो 1.5 साल के लिए रिश्ता लगाकर डाल सकते हैं। 1 साल अभी सारिका की पढ़ाई पूरी होने में लगेगा और 6 महीने बाद शादी हो जाएगी। पापा को लड़का और उसका परिवार ठीक लगा था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि एक बार वो मेरी मर्जी और पूछ लें। जब मुझसे मेरे पेरेंट्स ने मेरी मर्जी पूछी तो मैंने उनको बता दिया था कि जैसा आप लोग मेरे लिए बेहतर समझेंगे वैसा ही मेरे लिए ठीक होगा। मेरे पेरेंट्स ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था। इस दौरान मेरे होने वाले पति राकेश से मेरी कोई बात नहीं हुई थी। राकेश के पास मेरा और मेरे पास राकेश का फ़ोन नंबर भी नहीं था। हालांकि मेरी नंद मुझे फ़ोन पर मेरे पति के बारे में चढ़ाती रहती थी और मुझसे जिद करती थी कि मैं उसके भाई से फ़ोन पर बातें किया करूं, लेकिन मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं थी और ना ही राकेश ने मुझसे बात करने की कोई कोशिश की थी। वैसे तो मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि अभी मैं आगे और पढ़ाई करूं और जॉब करूं, अपना करियर आगे बढ़ाऊं, लेकिन जब मेरे पेरेंट्स को यह रिश्ता ठीक लगा तो इसीलिए मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। ये बात मैंने अपने दिल में दबा ली थी। पहले ही मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए सारी जिंदगी काफ़ी कुछ किया था। मेरे पापा ने हमेशा मेरी बात मानी थी, तो वक्त ऐसा आ गया था कि मुझे भी उनकी बात माननी थी। इसलिए मैंने सोचा कि बस जितना पढ़ना था पढ़ लिया। वैसे भी मैं काफ़ी स्टडी कर चुकी हूँ, अब मुझे आगे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, 29 साल की उम्र हो चुकी है, ऐसी उम्र में शादी होना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स को हाँ बोल दिया था और इस तरह वक्त गुजरता जा रहा था और धीरे धीरे मेरी शादी का समय करीब आ रहा था। राकेश की एक गवर्नमेंट जॉब थी। मेरे पापा को राकेश, उनका परिवार, उनका घर सब कुछ बहुत अच्छा लगा था। मेरे घर वाले भी अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग थे। अब मेरे भैया भी जॉब करने लगे थे, पापा भी जॉब करते थे। दोनों की ही सैलरी आई थी तो घर का गुजारा अच्छे से हो जाता था। ना हम ज़्यादा अमीर लोग थे और ना ही ज़्यादा गरीब लोग थे। जिंदगी खुशहाल तरीके से गुजर रही थी। मेरे पापा ने मेरी शादी में जितना हो सका मुझे उतना दान दहेज दिया था। अपने परिवार वालों से दूर होते समय मेरा दिल बहुत दुख रहा था। मैं बहुत उदास थी, लेकिन एक ना एक दिन तो हर बेटी को अपने ससुराल जाना ही होता है, इसलिए मुझे भी अपने दिल को पक्का करना था। अपने परिवार से दूर होना था, दूसरे घर जाकर अपना नया परिवार बसाना था। इसलिए अपने दिल पर बड़ी मुश्किल से मैंने काबू किया और नई जिंदगी को शुरू करने की कोशिश करने लगी। खुशी खुशी मेरी शादी हो गई थी। दोनों ही परिवार बहुत खुश थे। मैंने सोचा कि मैं अपने पति के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। मेरा पति काफ़ी पढ़ा लिखा है, वो मेरी फीलिंग्स को, मेरी बातचीत को, हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझेगा। इस तरह मैं विदा होकर अपने पति के साथ उसके घर जोधपुर आ गई थी। शादी हुई तो मैं अपने ससुराल में 4 दिन रही थी। ये 4 दिन मेरे बड़े ही अजीब गुजरे थे, क्योंकि शादी का सबसे पहला दिन भी मेरे लिए बहुत अजीब था। मेरी ससुराल में मेरी सास, ससुर, नंद और एक देवर था। ये लोग हमसे ज़्यादा खाते पीते लोग थे। सुना था कि मेरा पति कंपनी के दिए गए फ्लैट में रहता है, लेकिन जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे मेरे ससुराल के घर में ही उतारा गया था और वहीं से मेरी शादी की सारी रस्में हुई थीं। 4 दिन में अपने ससुराल में रही। उसके बाद में पगफेरे के लिए अपने मायके मुंबई आ गई थी। 2 दिन मैंने अपने मायके में गुजारे थे। सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारी ससुराल कैसी है, तुम्हारा पति कैसा है, तुम्हारे ससुराल वालों का बिहेवियर तुम्हारे साथ कैसा है। मैंने उन लोगों को बता दिया था कि अभी तक तो सब कुछ ठीक है। 1-2 दिन में इंसान कैसे किसी का बिहेवियर जांच लेता है, यह अंदाज़ा मुझे तो नहीं था। धीरे धीरे जब हम किसी के साथ रहते हैं तो हमारे सामने उसकी हकीकत खुलकर आती रहती है। कोई अच्छा होता है तो उसकी अच्छाइयाँ हमारे सामने आती है, कोई बुरा होता है तो उसकी बुराइयाँ हमारे सामने आती है। उसके बाद मेरे पति मुझे जोधपुर दोबारा से ले आए थे और अब मुझे यही रहना था, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी तो अपने मायके आना जाना नहीं कर सकती थी।
फाइनली शादी का फंक्शन पूरी तरह से निपट चुका था। सारे मेहमान भी अपने अपने घरों को चले गए थे। मेरे पति, जो कि अपनी कंपनी के दिए गए फ्लैट में रहते थे, वो फ्लैट मेरे ससुर के घर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था, इसीलिए मेरे पति मुझे अपने फ्लैट में ले आए थे। यहाँ फ्लैट में लेकर आने के बाद पहला दिन ही मेरा बड़ा अजीब गुजरा था। अब मेरी जिंदगी रूटीन पर आ गई थी। मैं नई नवेली दुल्हन थी, लेकिन इस फ्लैट में अब मैं अकेली ही थी। यहाँ के सारे कामकाज भी मुझे ही करने थे। अपने पति के लिए खाना भी मुझे ही बनाना था। मेरे पास अब भी मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, क्योंकि अभी तक मेरे पति ने मुझे मोबाइल नहीं दिया था। अब मेरी शादी को सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ था। जोधपुर आने के बाद मेरे पेरेंट्स से मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि 2 दिन अपने ससुराल में गुजरने के बाद सामान की पैकिंग करके मैं यहाँ आ गई थी। पहले ही दिन मेरे पति जब ऑफिस गए तो दरवाजे की कुंडी होती है, उसे ऊपर करके गए थे कि अगर मैंने दरवाज़ा खोला तो वो नीचे हो जाएगी, और ऐसा हुआ भी था क्योंकि मैं घर के काम कर रही थी, बहुत बिजी थी। इतने में ही घर की डोर वाइल बजी। मैंने सोचा कि पता नहीं कौन आया होगा, क्योंकि ये बिल्डिंग मेरे लिए नई थी, ये जगह मेरे लिए नई थी, यहाँ तक कि ये शहर भी मेरे लिए नया नया था। मुझे पता चला था कि ये फ्लैट मेरे पति को 3 महीने पहले ही मिला है, और मेरे पति का जब रिश्ता लग गया तो मेरे ससुराल वालों ने फैसला किया कि अभी तो राकेश फ्लैट में रह लेगा, लेकिन उसके बाद उसकी पत्नी भी इसी फ्लैट में रहेंगी। लेकिन 3 महीने पहले इस फ्लैट में कोई और रहता था, इसलिए डिलीवरी बॉय आया था। उसने डोरबेल बजाई। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो डिलीवरी बॉय दरवाजे पर खड़ा हुआ था। वो कोई लेटर लेकर आया था। पहले मैंने उसको दरवाजे की आड़ से देखा था। एक पतली सी झिड़ी थी जिसमें से मुझे डिलीवरी बॉय नजर आ रहा था। मुझे तसल्ली हो गई कि कोई डिलीवरी बॉय है, तभी मैंने दरवाज़ा खोला था। मेरे दरवाज़ा खोलने पर दरवाजे की कुंडी नीचे नहीं गिरी थी। पहले तो डिलीवरी बॉय ने जब मुझे लेटर के बारे में बताया और मैंने उस पर नाम देखा तो मैंने उसे मना कर दिया था कि ये लेटर हमारा नहीं है, क्योंकि इस तरह का नाम ना तो मेरे पति का था और ना ही मेरे ससुर या देवर का था। इसीलिए मैंने उसका लेटर उसे वापस कर दिया था। मैं समझ गई थी कि इस फ्लैट में जो पहले लोग रहते थे ये उनके लिए आया है, इसीलिए अब इस लेटर से हमारा कोई मतलब नहीं था। मैं जैसे ही दरवाज़ा बंद करने की तरफ आई तो मेरी नज़र उठी हुई कुंडी पर गई। मैंने सोचा कि ऊपर क्यों है, लेकिन उस समय मुझे कोई डाउट नहीं हुआ था और मैंने उसको नीचे कर दिया था। उसके बाद मैं दरवाज़ा बंद करके दोबारा से घर में आ गई थी। मेरे पति के पास फ्लैट के दरवाजे की पहले ही एक चाबी रहती थी। उन्होंने दरवाज़ा खोल लिया और वो घर के अंदर आ गए थे। थोड़ी देर बैठे और उसके बाद उन्होंने मुझे फौरन ही सवाल किया कि क्या घर के अंदर कोई आया था। मैंने कहा कि नहीं, घर पर तो कोई भी नहीं आया था, लेकिन हाँ, एक लेटर आया था जिसको डिलीवरी बॉय देने के लिए आया था। मैंने उसको बता दिया था कि वो लेटर हमारे लिए नहीं था, इसलिए मैंने उस लेटर को नहीं लिया। मेरे पति ने लेटर को लेकर तो मुझसे कोई सवाल नहीं किया। उस समय मुझे नहीं पता था कि मेरे पति के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। मुझे ये भी नहीं पता था कि उनकी नीयत कैसी है, उनकी सोच कैसी है। अब वो रोज घर से जाते तो रोज मुझसे सवाल करते थे कि क्या घर पर कोई आया था। मेरी कई दिनों तक तो ये बात समझ नहीं आई थी कि वो मुझसे ये बातें क्यों पूछते हैं। जब घर पर कोई आता ही नहीं है तो मैं उन्हें क्या बताऊं। लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी हकीकत मेरे सामने आने लगी, जब वो अपने परिवार वालों से फ़ोन पर चुपके चुपके मेरी बुराइयां किया करते थे। मैं उनसे हर बार पूछती थी कि आप उनसे मेरे बारे में मेरी बुराइयां क्यों करते हो, मेरी शिकायतें क्यों करते हो, जबकि मैं तो आपकी हर बात मानती हूँ, घर से बाहर भी नहीं निकलती। अभी तक आप मुझे कहीं घर से बाहर घुमाने के लिए भी नहीं ले गए हो। मेरे पति छोटी छोटी बात पर मुझे रोक टोक किया करते थे, मुझे डांटते थे। कोई काम अगर गलत हो जाता तो मुझे बुरी तरह से डांट दिया करते थे। मुझे लगा कि ये तो नॉर्मल सी बात है, मुझसे गलती हुई है तभी तो मेरे पति मुझे डांट रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे अभी तक मोबाइल नहीं दिया था। जब वो ऑफिस जाते थे तो घर के दरवाजे अच्छी तरह से मुझे बंद रखने के लिए बोलते थे। कई बार ऐसा हुआ था कि मैं किसी न किसी काम के लिए गैलरी तक चली जाती थी, कपड़े सुखा लिया करती थी, तो उन्होंने मुझे उस चीज़ को भी मना कर दिया था कि तुम्हें गैलरी तक या विंडो तक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई नज़र डाले। ये उनकी मोहब्बत है या फिर वो सच में मुझ पर रोक टोक करते हैं, ये मेरी समझ नहीं आता था। वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अजीब सा रिएक्ट किया करते थे। अगर उन्हें मुझ पर गुस्सा आता था
तो वो मुझे धक्का तक दे दिया करते थे। जैसे कई बार मैंने उनके लिए चाय बनाई और चाय में अगर चीनी कम रह गई तो जल्दी से वो गुस्सा करते हुए मेरे पास आए और मुझे धक्का दिया। मैं गिरने से बची तो उन्होंने मुझे थामा भी नहीं। मैं अगर उनके लिए खाना लेकर गई, रोटी ठंडी हो गई तो उन्होंने खाने को जमीन पर फेंक दिया। मैं उनके पास खड़ी हुई तो उन्होंने मुझे झटक दिया। वो एक टिपिकल हस्बैंड की तरह मेरे साथ रिएक्ट करने लगे थे। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे पति मेरे सास ससुर जैसा भी बर्ताव करने लगे हैं। जिस दिन से मैं इस फ्लाइट में आई थी उस दिन से उनके परिवार का कोई भी एक मेंबर वहां पर नहीं आया था। उनमें से कोई मुझसे फोन पर बात भी नहीं करता था। सिर्फ उन लोगों को अपने बेटे से मतलब था। 2 महीने मेरी शादी को हो गए थे और बस इसी तरह मेरी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन मेरे पति की छुट्टी थी। मैंने उनसे बोला कि मुझे मम्मी पापा के घर जाना है, प्लीज़ मुझे वहाँ लेकर चलिए, बहुत दिन हो गए हैं। आपने अभी तक मुझे मोबाइल भी लेकर नहीं दिया, मुझे उनसे बात करनी है। अचानक इस बात पर मेरे पति को गुस्सा आ गया। हालांकि मैं उनसे नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी, वो भी मुझे नॉर्मल तरीके से मेरी बात का जवाब दे सकते थे, लेकिन नहीं, उनका बिहेवियर कुछ अलग ही था। उन्होंने मुझे जल्दी से बाजू से पकड़ा और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगे, क्यों चाहिए तुम्हें मोबाइल, किससे बात करनी है? मैंने कहा, राकेश आपको क्या हो गया है? कभी आप भी मुझे अपना मोबाइल हाथ तक नहीं लगाने देते। आप जैसे ही घर में आते हो मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर देते हो। क्या इस दिन के लिए ही आपने मुझसे शादी की थी? उनको लगा मैं उनके साथ बदतमीजी कर रही हूँ, उनके साथ जुबान चला रही हूँ, इसलिए वो मुझे खचेड़ते हुए गैलरी तक ले गए और मुझसे कहने लगे कि ज्यादा मेरे साथ जुबान लड़ाने की कोशिश की तो तुम्हें यहाँ से धक्का दे दूंगा। हम लोग 12वें माले पर रहते थे। 12वें माले से नीचे की ऊंचाई आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा होगी। वो जबरदस्ती मुझे नीचा धक्का देने की कोशिश कर रहे थे। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी तो उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया और कहने लगे कि शोर मत मचाना। उन्हें लगता था कि मेरे शोर से आसपास के लोग मुझे देखने लगेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे इतना डरा दिया कि मेरे दिल में उनके लिए अजीब सी दहशत बैठ गई थी। घर में मुझे बंद करके रखना, कैद करके रखना, ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया था। इसलिए यहाँ आने के बाद मुझे ये सब कुछ बहुत बुरा लगता था। सारा दिन मैं नौकरानियों की तरह इस घर में काम करती रहती थी, अपने पति के लिए खाना बनाया करती थी, उनको कुछ रखने की हरगिज कोशिश करती थी। हरगिज मैंने अपनी गृहस्थी चलाने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकामयाब रही। मेरा पति मेरी किसी भी हरकत से खुश नहीं होता था, बल्कि मेरी हर छोटी से छोटी बात उनको बुरी लग जाती थी और वो मुझे जानवरों की तरह ट्रीट करने लगते थे। हालांकि अभी तक उन्होंने मुझ पर हाथ नहीं उठाया था, इसलिए मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करके कोई एक्शन स्टार्टिंग में ही लेना था। वो मुझे जब गैलरी से नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे थे, उसी दिन मुझे कोई एक्शन लेना था। उस दिन मैं खुद पर काबू नहीं कर पा रही थी। वो मुझे नीचे फेंक देते तो शायद मैं मर जाती, लेकिन स्लाइडर था, मैंने उनको मजबूती से पकड़ा हुआ था। मैं बच गई, वरना मैं 12वें माले से नीचे गिर जाती। कई दिन इस बात को गुजर गए। मैं अपने पेरेंट्स से काफ़ी दिनों तक दूर रही थी। फिर एक दिन मेरे पेरेंट्स खुद ही मेरे फ्लैट पर मुझसे मिलने के लिए आ गए। उन लोगों को देखकर मुझे एक अजीब सी बेचैनी और तसल्ली महसूस हुई थी। मुझे देखकर मेरे मम्मी पापा हैरान रह गए थे और मेरे भैया भी। भैया ने तो ये बात नोटिस भी की थी कि सारिका, तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो। क्या बात, कुछ खाती पीती नहीं हो? और क्या बात, तुम्हें मेरी याद नहीं आती? हमसे फ़ोन पर बात भी नहीं करती हो? तुम्हारे ससुराल वालों से और राकेश से हमारी बातचीत होती रहती है। हमेशा हम राकेश को जब भी फ़ोन करते हैं तुमसे बातचीत करने के लिए, तो वो यही कहता है कि तुम काम में बिजी हो, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, तुम टीवी देख रही हो, तुम सो रही हो। क्या तुम्हें अपने परिवार वालों की याद नहीं आती? जब ये बात मैंने सुनी तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि अच्छा, मेरे मम्मी पापा मेरे भैया राकेश को फ़ोन किया करते हैं और राकेश ने अभी तक मुझे इस बारे में बताया भी नहीं था, बल्कि वो मेरे घरवालों से मुझे जानबूझकर दूर कर रहे थे। मेरे मम्मी पापा मुझे लेने के लिए आए थे। उन लोगों ने कहा था कि काफ़ी दिन हो गए हैं, तुम अपने मायके नहीं आई हो, इसलिए उन्होंने राकेश से मुझे ले जाने की परमिशन मांगी। तो मुझे हैरानी इस बात पर हुई थी कि राकेश ने फौरन ही उन्हें परमिशन दे दी थी कि आप सारिका को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। मेरा पति मेरे घर वालों के सामने बहुत अच्छा बनता था,
जबकि उसकी असली हकीकत क्या थी ये तो सिर्फ मैं ही जानती थी। मुझे मम्मी पापा और भैया एक हफ्ते के लिए घर लेकर आए थे। जब मैं उनके साथ घर आ गई तो मैंने सोचा कि मुझे राकेश की गैलरी वाली हरकत या उसकी डांट डपट के बारे में सब कुछ अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए, क्योंकि राकेश वहां पर नहीं थे और फिर ना जाने मैं अपने पेरेंट्स से कब मिलती, कब मेरी उनसे बात होती। मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था, इसीलिए मैंने मम्मी पापा और भैया के सामने बैठकर राकेश की सारी हरकतों के बारे में उनको बता दिया था। पापा और भैया को तो गुस्सा भी आया था, लेकिन मम्मी ने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गुस्सा आता है, मगर गृहस्थी लड़की इसी तरह से चलाती है। जब वो सब कुछ बर्दाश्त करें, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कोई भी लड़की शादी से पहले जो जिंदगी गुजारती है, शादी के बाद उसकी जिंदगी वैसी नहीं रहती। उसे अपनी जिंदगी को उसी मुताबिक जीना होता है जिस मुताबिक उसका पति उसे रखता है, तो इसीलिए तुम सब कुछ बर्दाश्त करो। मेरी मम्मी ने मुझे एडवाइस दी कि तुम एक बेबी कर लो। जब तुम्हारा एक बच्चा हो जाएगा तो तुम्हारा पति तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, उसका ध्यान भी बच्चे में लग जाएगा और वो तुम्हारे साथ गुस्सा करना बंद कर देगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जब पति घर में सुकून चाहता है, उसे वो सुकून अपनी पत्नी से नहीं मिलता, तो उसे अपनी औलाद को देखकर वो सुकून मिल जाता है। फिर कुछ समय के बाद मुझे गुड न्यूज़ मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे 9 महीने भी इसी तरह से पूरे हो गए थे। मेरी सास नन किसी ने मेरा कोई साथ नहीं दिया था। सब लोग अपने घर में ही अपनी जिंदगी में मगन रहते थे। मुझे एक दिन भी कोई मिलने के लिए नहीं आया था, ना मुझे मेरा पति वहां जाने देता था। मैंने 9 महीने पूरे होने के बाद एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। 9 महीने की प्रेगनेंसी में मेरे पति के अंदर इतना फर्क तो आया था कि उन्होंने मुझ पर डांट डपट नहीं की थी। हालांकि गुस्सा थोड़ा बहुत वो करते रहते थे और मेरी थोड़ी बहुत बात भी मान लिया करते थे। मुझे लगा कि जब बेबी हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनमें इतना बदलाव आया है, थोड़ा बदलाव बाद में भी आ जाएगा। मेरा बेटा हो गया था। बेटा मेरा बहुत छोटा था, पहला बच्चा था, इसलिए उसकी शॉपिंग का ज्यादा सामान भी नहीं था। प्रेगनेंसी के दौरान भी एक दो बार मेरे पति मुझे घर से बाहर शॉपिंग कराने के लिए ले गए थे, लेकिन अब मैं अपने बेटे को ले जाकर उसके लिए कुछ शॉपिंग करना चाहती थी। मैंने राकेश से कहा, राकेश मुझे मार्केट लेकर चलिए, मुझे दीपू के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं। इस बात पर मैंने फिर से उनका एक अजीब सा रिएक्शन देखा था। उन्हें मेरी बात पर गुस्सा आ गया। वो भड़क उठे और उन्होंने मुझ पर इस छोटी सी बात पर हाथ उठा लिया था। मेरी उनसे शॉपिंग पर जाने के कहने की हिम्मत इसलिए हुई थी क्योंकि वो प्रेगनेंसी के दौरान मुझे मार्केट ले गए थे और खुद अपनी मर्जी से लेकर गए थे। अब भी अगर मैंने उनसे मार्केट जाने को बोल दिया था तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने बेवजह ही मुझ पर हाथ उठाया था। उनका थप्पड़ खाने के बाद मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गई थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था जब उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। हर बार वो मुझे डराया करते थे, धक्का दिया करते थे, मुझे झटकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे मारा नहीं था। अब मैं अपने पति की और हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये थप्पड़ मेरे गाल पर नहीं लगा था, बल्कि मेरी आत्मा पर लगा था। मुझे हमेशा मेरे पति एहसास दिलाया करते थे कि वो मर्द है और मैं एक औरत हूँ, वो जो चाहे कर ले, मैं कुछ और भी नहीं कर सकती। मेरा काम सिर्फ इतना है कि घर के अंदर रहना, घर के कामकाज संभालना, बच्चों को संभालना, अपनी खुशियों का कत्ल कर देना। क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं था? मेरे पति मुझ पर अपना गुस्सा निकालकर घर से बाहर चले गए थे। मैं उस दिन घर में नहीं रही। मैंने अपने पति के खिलाफ जाने की कोशिश की। मैंने अपने बेटे को गोद में उठाया और मैं अकेले ही मार्केट चली गई थी। शॉपिंग करने के बाद जब मैं घर वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे पति घर आ चुके हैं। राकेश कमरे में सो रहे थे। मैं दीपू को लेकर दूसरे कमरे में चली गई और मैं भी लेट गई थी। मैंने दीपू को भी सुला दिया था। दीपू छोटा था। मैं उसके सामने शोर शराबा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बच्चे अक्सर शोर शराबे से डर जाते हैं, रोने लगते हैं। मैं अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकती थी। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। जिस दिन से वो हुआ था, मैं उसके रोने की आवाज़ से तड़प जाती थी। पहले भी जब मेरे पति मुझसे झगड़ा किया करते थे तो मैं दीपू को ज्यादातर दूसरे कमरे में ही छोड़ दिया करती थी। दीपू जब सो गया तो मैं अपने पति के पास गई। मैंने उनको जगाया और मैंने उनसे कहा कि राकेश, आज आपने जो भी हरकत की है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं आखिर कब तक आपकी हरकतों को बर्दाश्त करती रहूं, कब तक आपका अत्याचार सहती रहूं? आपने मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। आज के बाद आप मुझ पर हाथ नहीं उठाएंगे। मेरे पति को गुस्सा आ गया
और वो मेरे पास आए। उन्होंने मुझे घूर कर देखा और कहने लगे कि अच्छा तो तुम क्या करोगी। मैंने कहा फिर मेरा भी हाथ उठ जाएगा। इस बात पर वो जोर से चिल्लाए और कहने लगे कि तुम्हारे ज्यादा ही पढ़ निकल आए हैं, मैं तुम्हें मार्केट नहीं लेकर गया तो तुम खुद ही मार्केट चली गई। मैंने कहा मुझे आपसे ज्यादा बकवास करनी ही नहीं है। मैं उनकी बकवास सुनते हुए ही कमरे से बाहर निकल आई थी और दूसरे कमरे में आकर अपने बेटे के पास लेट गई थी। अब जब से मेरा बेटा मेरी जिंदगी में आ गया था, तब से मेरी सास और ननद भी हमारे घर पर आने लगी थीं। उनका बिहेवियर मेरे साथ नेगेटिव रहने लगा था। हमेशा वो अपने बेटे की बात को ही ज्यादा मायने देती थी, क्योंकि एक दो बार मैंने उनसे शिकायत की थी कि आपका बेटा मुझे हमेशा डांटता रहता है। उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई ना कोई गलती करती होगी। कभी उन्होंने मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं की। उनको यही लगता था कि मैं अलग फ्लैट में रहती हूँ तो एंजॉय करती हूँ, मेरी हरकतें खराब है तभी मेरा पति मुझे डांटता है, वरना बेवजह उनका बेटा मुझे क्यों डांटेगा, क्यों मुझ पर गुस्सा करेगा। एक दिन हमारी बिल्डिंग के बाहर किसी का फंक्शन था, इसलिए मैं फंक्शन की रौनक देखने के लिए बिल्डिंग के बाहर चली गई थी। मेरे पति उस समय घर में मौजूद थे। उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं कुछ भी एंजॉय करूं, खुश रहूं। मैं जब घर वापस गई तो मेरे पति ने घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। हालांकि मुझे अंदर से दीपू के रोने की आवाज़ आ रही थी। राकेश उसको चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे। मैं काफ़ी देर तक दरवाज़ा बजाती रही, मगर राकेश ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो नहीं चाहते थे कि मैं घर के अंदर आऊं, क्योंकि उन्हें ये बात बुरी लगी थी कि मैं घर के बाहर एंजॉय करने के लिए गई ही क्यों थी। वो इस बात का बदला मुझसे निकाल रहे थे। मैं रोती रही, चीखती रही, चिल्लाते रही, मगर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर कुछ साल इसी तरह से गुजर गए थे। अब मेरा बेटा 6 साल का हो गया था। मेरे मामा जी के यहाँ शादी आई तो मेरे मामा मामी मेरे घर इनविटेशन लेकर आए थे। मेरे पति ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि हम लोग उनके यहाँ शादी में ज़रूर जाएंगे। मैं खुश हो गई थी कि राकेश मुझे मामा जी के यहाँ शादी में लेकर चले जाएंगे। लेकिन जब शादी में जाने का दिन आया तो मेरे पति ने कहा कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ चली जाओ। मैंने कहा लेकिन आपने तो कहा था कि आप खुद मुझे मामा जी के यहाँ शादी में लेकर जाएंगे। मेरे मामा जी का घर बनारस में था, इसीलिए हमें ट्रेन से वहां पहुंचना था। राकेश कहने लगे कि नहीं, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, तुम अपने पेरेंट्स के साथ वहां जा सकती हो। मैं खुश हो गई कि चलो। इस बार राकेश ने गुस्सा नहीं किया। वो भले ही नहीं जा रहे, मगर उन्होंने मुझे जो जाने की परमिशन दे दी है। इसीलिए मैंने शादी में जाने के लिए पैकिंग करनी शुरू कर दी थी। मैंने राकेश के मोबाइल से मम्मी को फ़ोन कर दिया था और उनसे कहा था कि मैं भी आप लोगों के साथ मामा जी के यहाँ चलूंगी। मम्मी ने बोला था कि ठीक है, हम तुम्हें वहाँ स्टेशन पर मिल जाएंगे और उसके बाद हम लोग साथ चलेंगे। भैया मम्मी को कार से छोड़कर जोधपुर चले गए थे। उसके बाद हम दोनों एक साथ रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए थे। पापा और भैया बनारस नहीं जा रहे थे, उन लोगों ने बोला था कि वो शादी वाले दिन ही आ जाएंगे। मेरे पति का मूड शादी में जाने के दौरान बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ था। मैं दीपू को लेकर घर से निकल गई थी। मम्मी मुझे स्टेशन पर मिल गई थी और हम लोग एक ही ट्रेन से बनारस जाने के लिए निकल गए थे। ट्रेन काफ़ी फुल थी तो हम लोग बैठकर गए थे। जैसे ही धीरे धीरे ट्रेन खाली हुई तो मैंने सोचा कि मैं लेट जाती हूँ। दूसरा स्टेशन आया तो गाड़ी वहाँ पर रुकी थी। ट्रेन खाली हुई तो मैं लेट गई थी। मेरे साथ मम्मी थी। दीपू दूसरी साइड पर बैठा हुआ था। मम्मी मेरे पैरों में लेटी हुई थी, तो इसीलिए मेरी बैक साइड को मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सामने की तरफ मेरी मम्मी की जैसे ही नज़र गई तो उनको दिखाई दिया कि कोई जार लेकर आ रहा है। उनको लगा कि शायद कोई चाय वाला होगा। मेरी मम्मी की नज़र उस समय सिर्फ उस आदमी पर गई ही थी। वो मेरे सर के पास था। उसी समय उसने वो पूरा का पूरा जार मेरे ऊपर डाल दिया। मैं भी अचानक घबरा गई कि मेरे ऊपर ना जाने क्या आया है, और उसके बाद भी मेरी दुख तकलीफ का सिलसिला शुरू हो गया था। उस समय मुझे पता नहीं था कि एसिड क्या होता है। मुझे पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मैं खुद शॉक्ड रह गई थी। बस मेरी स्किन जलने लगी थी। इतनी तेज मुझे जलन महसूस हो रही थी कि मैं चीखते चीखते सीट के नीचे गिर गई थी। पहले तो मैं खड़ी हो गई थी और फिर मैं झटके से गिर गई। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी क्योंकि मुझे बहुत तेज जलन हो रही थी। मम्मी भी ये सब देखकर घबरा गई। मम्मी मेरे पास आई और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करें।
मैंने जो अपने कपड़े पहन रखे थे वो भी जल रहे थे। ट्रेन में बैठे आसपास के लोग भी मुझे हैरानी से देख रहे थे। फिर एक औरत आई और उसने अपना दुपट्टा उतारकर मेरे शरीर पर डाल दिया था। वहां पर मौजूद लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि ये तेजाब है। मैं जब नीचे गिर गई थी तब अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और आज तो मेरी मौत ही हो जाएगी। मगर इस भीड़ भाड़ और इस तकलीफ के दौरान मुझे सिर्फ मेरा बेटा सेट पर बैठा हुआ नजर आ रहा था, जो मेरे लिए बहुत परेशान हो रहा था और मुझे बड़ी बेताब नजरों से देख रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से कोनी के सहारे उठी। लोगों ने मुझ पर पानी डालना शुरू किया। जिसके पास बोतल में पानी था उसने बोतल से पानी डाल दिया। जिसके पास जितना पानी था उसने मेरे ऊपर वो सारा पानी डाल दिया ताकि मुझे जलन महसूस ना हो सके, क्योंकि ये लोगों को भी मेरी हालत देखकर तरस आ रहा था। मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब कैसे और कितनी जल्दबाजी में हो गया। वहीं पर किसी ने चैन खींच दी। ट्रेन को रोक दिया गया और एम्बुलेंस को बुलाया गया। जैसे ही मुझे एम्बुलेंस में ले जाने लगे तो मेरी नज़र अपने बेटे पर गई, जो अपने छोटे छोटे सैंडल हाथों में लेकर भागने लगा था और मेरे पीछे पीछे आने लगा। मेरी मम्मी ने उसे संभाले हुए था, मगर वो मेरी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो बार बार मम्मी कहकर रो रहा था और कह रहा था कि मम्मी आप ठीक हो जाओगी, आपको कुछ नहीं हुआ। दिल में डर था कि पता नहीं मैं जिंदा रह सकूंगी या नहीं, और एक तरफ डर ये भी था कि मेरे बिना मेरे बेटे का क्या होगा। मुझे अपने बेटे के लिए ज़रूर जिंदा रहना है। आखिर वो कौन था जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया? मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, बस मैं अपनी तकलीफ में लगी हुई थी। मेरी मम्मी मेरे बेटे को लेकर एम्बुलेंस में बैठ गई थी। वो बेचारा सुबह से भूखा था, उसने कुछ नहीं खाया था। बस वो अपनी माँ की तकलीफ को ही देख देख कर परेशान हो रहा था। वो छोटा सा बच्चा मेरी इतनी केयर कर रहा था, उसने अस्पताल में भी कुछ नहीं खाया था। वो साथ ही था जब मेरी पट्टियाँ हो रही थीं, मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी। वो बार बार मुझे तसल्ली दे रहा था कि मम्मी आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगी। ये सब देख देख कर मुझे और ज्यादा उस पर तरस आ रहा था। मेरे लिए वो समय बहुत कठिन था। मुझे समझ नहीं आ रहा था इतना छोटा बच्चा ये सब कैसे फेस कर पा रहा है। मेरा ट्रीटमेंट भी बहुत महंगा हो रहा था। हर दिन का लगभग 40 से 50 हजार खर्च हो रहा था। आप लोग तो जानते ही हैं कि नॉर्मल फैमिली के लिए इतना खर्च करना कितना मुश्किल है। ये खबर जब मेरे पति को मिली तो वो अपने माता पिता बहन के साथ अस्पताल तो आ गया था, लेकिन खर्च उठाने से उसने इनकार कर दिया था। मेरे पापा ने मेरे इलाज का खर्चा उठाया था। मेरे भैया पापा सब लोग बहुत परेशान थे, मगर ये सारी परेशानी मेरे ससुराल वालों के चेहरों पर मुझे नज़र नहीं आ रही थी। अस्पताल में जब मैं एडमिट हुई थी तब तक मुझे ये नहीं पता था कि ये सब किसने किया। फिर उसके बाद पुलिस आई थी और पुलिस ने जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी कि मेरे साथ ये हादसा कैसे हुआ और किसने किया। फिर पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के जरिए सब कुछ पता चल गया था। जिस स्टेशन पर मेरे साथ ये हादसा हुआ था वो स्टेशन ज़्यादातर सुनसान जगह पर बना हुआ था। मेरे इस हादसे के बारे में मेरे रिश्तेदारों को भी पता चल गया था। मेरे एक चाचा जी का बेटा था, वो रेलवे में लगा हुआ था, तो उसने मेरी काफ़ी हेल्प की थी। उसने पुलिस के साथ मिलकर मदद की थी कि आरोपी पकड़ा जाए और पता चले कि आरोपी कौन है। उस स्टेशन पर ट्रेन लगभग आधे पौन घंटे रुकती है। ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। उन्होंने ही ये सब किया था। सीसीटीवी फुटेज में उनकी पहचान हो गई थी। उन्होंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था और वो जाल में तेजाब लेकर आए थे। मुझ पर तेजाब डालने के चक्कर में मेरे पति पर भी तेजाब गिर गया था, जिसकी वजह से उनके खुद के कपड़े भी जल गए थे। वो स्टेशन से निकले और वहीं के आसपास की जगह पर कोई मॉल था। उन्होंने वहां से अपने कपड़े खरीदे। पुलिस ने उस मॉल की भी सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली थी। उसके बाद मेरे पति जोधपुर स्टेशन गए और वहां से वो जोधपुर के लिए निकल गए थे। उसके बाद वो ऑफिस भी गए ताकि किसी को उन पर शक ना हो जाए। और फिर जब उनको मेरे बारे में पता चला तो वो दूसरे दिन ऑफिस की छुट्टी लेकर मुझसे मिलने के लिए भी अस्पताल आ गए थे। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया था, पुलिस को उनके बारे में सब कुछ पता चल चुका था। जहां से उन्होंने एसेट खरीदा था उसके बारे में भी पुलिस को सब कुछ पता चल गया था। उन्होंने दुकानदार से ये कहकर वो एसिड लिया था कि घाव हो गया है
उसे भरने के लिए एसिड की ज़रूरत है। मेरे पति जब अस्पताल मुझसे मिलने के लिए आए थे तब उनका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था, ऐसे जैसे उन्हें मेरी हमेशा बहुत फिक्र रही है। वो सबके सामने मेरी केयर कर रहे थे। मैं भी उनकी केयर से ये नहीं समझ पाई थी कि आखिर वो सब क्यों कर रहे हैं। जल्द तो वो खुद भी गए थे। मैं थोड़ी नॉर्मल हुई और मुझे ये भी पता था कि अब मेरे बेटे का ध्यान तो मेरे पति ही रखेंगे। मैंने अपने पति से कह दिया था कि आपको दीपू का बहुत ख्याल रखना है, उसको गोद में ले लीजिए, क्योंकि वो सीट पर लेटा हुआ था। मैंने कहा, आप उसको गोद में ठीक से लिटा लीजिए। उन्होंने जैसे ही दीपू को गोद में लिया तो उनको एकदम तकलीफ हुई और तकलीफ की वजह से वो उसको ठीक से गोद में भी नहीं ले पा रहे थे। ये बात मैंने या किसी ने भी समझने की कोशिश ही नहीं की। अगले दिन शाम के समय पर वो बात हुई। बातों में दीपू को कहीं ले गए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इसे कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, आप लेकर जा सकते हैं। वो उसके पिता थे, वो उसे जहाँ लेकर जाना चाहते थे चले जाते। वैसे भी अस्पताल में रहते रहते मेरा बच्चा काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका था, लेकिन जब ये सच्चाई खुलकर आई कि मेरे साथ ये सब करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि राकेश मेरे पति हैं। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था और फिर उसके बाद सब लोगों ने मुझसे मना किया कि तुम्हें अपने बेटे को इस इंसान को देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे बेटे को भी नुकसान पहुंचा सकता है। पुलिस ने मुझसे मेरे बयान लिए और पूछा कि तुम्हारे हस्बैंड का रिलेशन तुम्हारे साथ कैसा रहता था। तो मैंने उनको बता दिया कि मेरे पति मुझे मारते पीटते थे, डांटते थे, गुस्सा करते थे। मैं बड़ी मुश्किल से उनके घर में अड़जे नष्ट कर रही थी, क्योंकि मैं अब खामोश नहीं रह सकती थी। पुलिस ने मेरे पति को अरेस्ट कर लिया था। उनके साथ सख्ती की गई। उनसे पूछा गया कि तुमने ये सब क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि मैंने इसलिए ये सब किया क्योंकि मैं अपनी पत्नी पर शक करता था। मुझे हमेशा ऐसा लगता रहता था कि इसका किसी के साथ अफेयर है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे पति एक ऐसे अमर थे जो बहुत ही शक्की टाइप के थे। उनको लगता था कि मैं घर से बाहर भी लड़कों को अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए ही निकलती हूँ। उनकी सोच बहुत ही पुरानी और बहुत ही घटिया सोच थी। उन्हें लगा कि मैं अपने मामा जी के यहाँ शादी में जाऊंगी, वहाँ भी मैं अपने जलवे दिखाऊंगी। ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो मेरी खूबसूरती ही बिगाड़ दे। ऐसा तो मैं उनके अलावा किसी की नहीं रहूंगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी सारी सच्चाई खुल जाएगी, उनकी हकीकत दुनिया वालों के सामने आ जाएगी, पुलिस उनको पकड़ लेगी। काफ़ी समय तक मेरी हालत बहुत ख़राब रही थी। मेरी मम्मी और भैया मुझे अपने साथ घर ले आए थे। उन्होंने मेरे इलाज का पूरा खर्चा उठाया था। 810 महीने तक मैं बेड रेस्ट पर रही थी। मेरी मम्मी मेरे बेटे का भी ख्याल रखती थी और मेरा भी। कई बार मेरे ससुराल वाले मेरे पास आए और कहने लगे कि हमारे बेटे को जेल से रिहा करवा दो, लेकिन मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती थी। मैंने मना कर दिया था कि मैं आपके बेटे से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। मैं अपने बच्चे के साथ अपने मायके में खुश हूँ। मेरे पापा और भैया ने भी मना कर दिया था कि हमारी बेटी आपके बेटे को कभी माफ़ नहीं करेगी। फिर से मैं अपने मायके आ गई। रोज़ मेरी ड्रेसिंग होती थी। मेरी कमर, गर्दन, दोनों हाथ, छाती, चेहरा सब कुछ जल चुका था, लेकिन ऐसी हालत में भी मुझे मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया था। मैं अपने चेहरे को देख देख कर रोती रहती थी। मेरे बेटे ने मुझे तसल्ली दी कि मम्मी आप बहुत सुंदर हो, आप क्यों अपने चेहरे को देखकर रोती रहती हो। मैंने कहा, बेटा तुम्हारी मम्मी सुंदर नहीं रही, तुम्हारी मम्मी की सुंदरता तुम्हारे पापा ने खराब कर दी। मेरा बेटा कहने लगा कि नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, आप तो वर्ल्ड की बेस्ट मॉम हो, आपको अपना चेहरा लोगों से छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा बेटा मेरी पहचान बना। मेरे बेटे ने मुझे हिम्मत दी, मेरे माता पिता ने, मेरे भाई ने मुझे और ज़्यादा सपोर्ट दिया। आज इस बात को 12 साल गुजर गए। मैंने अपने बेटे को औरतों की इज्जत करना सिखाया। अगर आप लोग अपने बच्चों को औरत की इज्जत करना सिखाएंगे तो वो कभी अपनी पत्नी और बहन पर, बेटी पर शक नहीं करेगा, हमेशा उन पर भरोसा करेगा। क्यों? कुछ लोगों की सोच ऐसी नहीं होती जैसे मेरे पिता की थी, जिन्होंने अपनी बेटी को भी सपोर्ट किया, अपने बेटे को भी सपोर्ट किया। क्यों लोग औरतों पर जुल्म करते हैं? आखिर औरतों के साथ जुल्म कब तक होते रहेंगे? मेरे कजिन ने मेरे आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इस सब में पुलिस ने भी मेरा बहुत साथ दिया। मुझे तो तभी अक्षयनन उठा लेना चाहिए था जब मेरे पति ने मुझ पर पहली बार हाथ उठाया था।
जो इंसान आप पर पहली बार हाथ उठा सकता है वो आप पर दूसरी बार और बार बार भी हाथ उठा सकता है, बल्कि वो हाथ ही नहीं उठा सकता, आपकी जान लेने की भी कोशिश कर सकता है। इसलिए जब आपके गाल पर पहले थप्पड़ पड़े तभी आपको सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे इंसान के साथ जिंदगी में कभी गुजारा नहीं हो सकता जो हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, आपकी इज्जत ना करे, आपको प्यार न दे सके। वो इंसान आपका पति कहलाने के लायक ही नहीं है। मैं अपनी इस कहानी के थ्रू सारी महिलाओं को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आखिर कब तक आप अपने ससुराल में अपने पति का और अपने ससुराल वालों के अत्याचार सहती रहेंगी। ससुराल वालों की इज्जत करना, पति की सेवा करना, ये सब एक औरत का कर्तव्य होता है, लेकिन इस सब के साथ औरत को भी तो इज्जत मिलनी चाहिए। अगर उसे इज्जत नहीं मिलेंगे, मान सम्मान नहीं मिलेगा, तो उन औरतों को उस घर में उस इंसान के साथ रहने का कोई हक नहीं है। अपने हक की लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी होगी। मैं अपने बेटे के साथ खुश हूँ। मेरा बेटा मुझे बहुत सपोर्ट करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे पिता ने मुझे बहुत पढ़ाया लिखवाना, मेरी शिक्षा आज मेरे काम आई। मैं जॉब करती हूँ। अपने बेटे को मैंने माँ और पिता दोनों बनकर पाला है। औरत कभी भी अकेली नहीं होती, मर्द उसे कमजोर समझते हैं, मगर औरत जब अपनी पर आ जाती है तो वो औरत होने के साथ साथ मर्द का भी रूप धारण कर लेती है। मैं वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मैंने अपने आप को मोटिवेट कर लिया है, आगे बढ़ने के लिए प्रयास किया, पर मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ भी कोई हादसा हो। तो आप लोग पहले ही कदम पर इस तरह की चीज़ों को रोकिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप लोग जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, लेकिन अगर आपके पास जिंदगी ही नहीं है तो शायद आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। दोस्तों, अगर आप सारिका जी की जगह होते तो आप क्या करते? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और क्या आपने भी कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है? तो आप अपने एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।